एग्रीमेंट, उसमें क्या है, वो नॉर्थ अटलांटिक उस एरिया की कंट्रीज को फ्रीडम है कि वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं, बाहर वाले नहीं कर सकते। इंडिया का क्या है, इंडिया में एक आपका है ये सार्क, SAARC, इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपस में इजी एक्सेस कर रहे हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब जो कंट्रीज हैं आसपास में, इनके ट्रेड बैरियर्स उतने ज्यादा नहीं है जितने बाकियों से, बट इनका प्रॉब्लम क्या था कि ये रीजनली ऑपरेट करते थे, एक रीजन को डेवलप करते थे, बाकी बाहर वालों को उतनी फ्रीडम नहीं होती थी, उनको थोड़ा बायसनेस फेस करना पड़ता था। तो उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने अभी WTO जब लेके मेंबर नेशन को आप फेवर दे रहे हो, सभी के लिए चले जाएगी। यानी अगर एक स्टाफ को आप फेवर दे रहे हो तो वो फेवर ऑटोमेटिकली बाकी स्टाफ मेंबर्स को, अगर आप नेपाल जैसे हमारा नेबरिंग कंट्री है उसको कोई फेवर दे रहे हो ट्रेड के अंदर, तो वो फेवर ऑटोमेटिकली चाइना को भी मिलती है। ठीक है, आपको अगर चाइना को बॉयकॉट करना है या उसको ब्लैकलिस्ट करना है तो आपको उसके लिए स्पेशल बिल निकालना पड़ेगा, और उसको जब हम करेंगे तो फिर इमीडिएटली चाइना क्या करेगा, इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो ये इसका ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए जो बॉडी बिठा रखी है उसमें इमीडिएटली वो अपनी कंप्लेंट लगा देगा कि भाई मेरे साथ बायसनेस हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या है, चाइना एक ऐसी कंट्री है जो अपने प्रोडक्ट्स को डंप करता है पूरे वर्ल्ड वाइड। डंप करता है मतलब क्या, उसकी प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा हो रही है और वो बड़े कॉस्ट कंपेटिटिव रेट्स पे बना रहा है। अब इंडिया में लेट से, अब देखो होली के टाइम पे आपके कलर्स हैं, दिवाली के टाइम पे आपके क्रैकर्स हैं, और जितने भी फेस्टिवल है इंडिया के, ये एक मार्केट अपॉर्चुनिटी है। अब देखो चाइनीज प्रोडक्ट आ जाता है सब मार्केट के अंदर और इतने सस्ते रेट पे आता है कि आपका जो शॉपकीपर, आपका जो बिजनेसमैन है इंडिया में जो ये सब प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहा है, उसको मार्जिन इतना तगड़ा मिल रहा है, तो वो चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर रहा है, क्योंकि जहां उसको चाइनीज प्रोडक्ट में 100% का मार्जिन मिल रहा है, वहां इंडियन कंपनीज अगर वो प्रोड्यूस कर रही है तो उसको 30-40% का ही मार्जिन मिल रहा है, 30-40 का मार्जिन मिल रहा है। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट ड्रिवन है, तो चाइना इसलिए मार्केट बना पा रहा है क्योंकि उसकी जो कॉस्टिंग है वो बाकी कंट्रीज के कंपेयर बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाइना क्या करता है, चाइना अपने एक्सेसिव प्रोडक्शन को बाकी कंट्रीज में डंप करता है। डंप करता है मतलब सस्ते रेट पे छोड़ देता है, जिसकी वजह से उन लोकल मार्केट की इकोनॉमीज फेल होती है, कोलैप्स होती है। अब इंडिया के अंदर देखो, किसी भी स्टेट में हो आप, अब जिस भी स्टेट में हो आपके आसपास कोई ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया जरूर होगा, उस इंडस्ट्रियल एरिया को फोकल पॉइंट भी कहते हैं। आप इन फोकल पॉइंट्स पे जाके कभी संडे को विजिट करना, आपको पता चलेगा वहां पे जितनी इंडस्ट्रीज बैठी हुई है ना, उसमें आधी से ज्यादा सिक हो रखी है, यानी उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रह गया जो कि आप कंपीट करोगे चाइना जैसी कंट्रीज के साथ। सिक हो रखी है, एनपीए बढ़ा हुआ है, उनकी रीपेमेंट नहीं हो रही है, उनके स्टाफ को सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ जब आप कंपीट करने की बात करते हो ग्लोबल लेवल पे, पॉसिबल नहीं है। वो क्या रहा है, डंपिंग की वजह से स्लोली स्टेडीली मार्केट जो है वो खत्म हो रही है, और मार्केट को ले कौन रहा है, वो ले रहा है जो डंप कर रहा है। तो इस डंपिंग के चक्कर में भी इंडिया फिर कंप्लेंट डाल देता है WTO में कि भाई चाइना जैसी कंट्री डंपिंग में मास्टर है, वो अपना प्रोडक्ट जो उनकी कंट्री में सरप्लस हो रहा है वो हमारे यहाँ पे सस्ते रेट में निकाल रहे हैं। और वैसे ही कुछ डिस्प्यूट्स हमारी तरफ से यूरोपियन नेशंस को भी है। अब देखो यूरोपियन नेशन क्या है, यूरोपियन नेशन और डेवलप नेशंस जो है वो किस में, टेक्नोलॉजी में दे आर वेरी स्मार्ट, उनकी टेक्नोलॉजी इज ग्रेट। हमारा क्या है, हमारा जो इकोनॉमी है, नो डाउट हमारे को सॉफ्टवेयर वगैरह का है सिस्टम, बट हमारा कंट्री इज मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीगेरियन इकोनॉमी। देखो 70%, 65 जो पॉपुलेशन है आपकी परसेंट, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें आपको देखो बहुत सारी सब्सिडीज लगती हैं। अब जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं ना, और उसका इंपैक्ट भी देखेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम गुड्स एंड सर्विसेज में, सर्विसेज की जहां बात आती है वो एक चीज है, गुड्स की बात आती है वो दूसरी चीज है। ठीक है, उसमें हमारे पास जो एग्रीमेंट्स हो रखे हैं उसमें हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देना है बाहर को। WTO का एक बेसिक अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या है कि जो आदमी जिस चीज में एक्सपर्ट है ना उसको वही करनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, जो स्किल है, उसी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। जैसे आप टेक्नोलॉजी में मास्टर हो तो लेट्स से यू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर अदर्स, आप बनाओ और उसको बेचो मार्केट के अंदर, उससे आपका वेस्टेज नहीं होगा, हमें अपनी R&D नहीं लगानी पड़ेगी। आप बना के जब कोई चीज बेचोगे तो वो हमारे लिए सस्ती पड़ जाएगी। हम अपने से करते रहे तो कितना सारा पैसा लगेगा, पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, और दूसरी जगह जो कंट्रीज एग्रीगेरियन है जहाँ पे फूड प्रोडक्शन हो सकती है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, आप पूरे वर्ल्ड को कैसे खाना दोगे जब तक आपके पास कुछ फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज नहीं है। अब रशिया और यूक्रेन जो है, ये स्पेशली यूक्रेन, अरे भैया ये कितना खाना बना, फूड ग्रेन्स बना रहा है, लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल से ये लड़ाई में चला हुआ है। इनके सारे फार्मर्स जो फार्मिंग में थे वो सब कंट्री के लिए लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, और जो बाकी फैमिली थी वो सब माइग्रेट कर गई है यूरोपियन नेशंस के अंदर। ये जो फार्मिंग का सारा सेटअप था सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब इसको वापस से कम अप करने के लिए, रिकवर करने के लिए पहले तो लड़ाई रोकनी पड़ेगी, और उसके बाद कम से कम नहीं तो 5 साल से 10 साल का टाइम लगेगा उसको वापस उसी पोजीशन पे जाने के लिए। आपको लगता नहीं है ये बहुत बड़ा सप्लाई चेन का एक डिसऑर्डर है के अंदर? इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारी और कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही है, बट जो हमारी डिमांड है हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर सप्लाई के अंदर फिर हम उसको कुछ कट ऑफ करते हैं इस तरीके से वॉर से, कुछ ऐसे ये गल्फ की, ये क्या बोलो आपका, ये इजराइल और पैलेस्टाइन की वहां पे लड़ाई लगी है, अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई लगी हुई है, यहाँ पे चाइना ने इतना एग्रेसिव पोस्चर ले रखा है ताइवान को लेके, वो कभी भी वहां पे लड़ाई शुरू कर देगा। और ये सारी इश्यूज इतने सारे हैं कि आपके ये जो स्टेबिलिटी है वो अनस्टेबल कभी भी हो जाएगी। यू डोंट हैव मच टाइम टू रिएक्ट।
और उसमें आपके पास अगर फूड ग्रेन्स नहीं है तो जस्ट सोचो। तो अभी हम ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि इंडिया जैसी कंट्री अगर वो फार्मिंग में गुड है और वो अपनी फार्मिंग के प्रोडक्शन को मार्केट में ला के बाकी डेवलप नेशंस को एज अ सप्लायर काम करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आप करें, बट ये कंपिटेटिव होना चाहिए। कंपिटेटिव का मतलब क्या? कंपिटेटिव का मतलब ये कि भैया गवर्नमेंट को सब्सिडी नहीं देनी है। अगर आप सब्सिडी दे रहे हो अपने फार्मर्स को, तो इसे हो क्या रहा है, आप सब्सिडी के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को चीपर कर रहे हो, और वही जो यूरोपियन नेशन उस सामान को बना रहा है वो सब्सिडी नहीं दे रहा है, उसको वो कॉस्टली पड़ रही है। तो लेट्स से आप 1 kg चिकन इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो, क्वालिटी चिकन, वो आप कर रहे हो 350 पे, ठीक है। अब वही चिकन अगर यूरोप में क्रिएट करना है तो उनको लग रहा है 700 इंडियन रुपी में अगर कन्वर्ट करें तो उनको वो कॉस्टली पड़ रहा है। तो इट्स बेटर 700 का क्यों बनाए, हम इंडिया से 350 का ले लेना। तो ये जो चीज है, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज, यूरोपियन नेशंस इंडिया जैसी कंट्री से ये ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सब्सिडी देके बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बनाया हुआ है। वही हो गया, एक तरीके की डंपिंग हो गई, ठीक है। तो वो डंपिंग जो है, उस डंपिंग को अगर आपको अवॉइड करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि फिर आप, एक मिनट रुके, मैं फिर एक ये स्क्रीनशॉट उठा के डाल रहा हूं। तो ये जो सारी आपकी जो डंपिंग है ना, ये इसको लेके यूरोपियन नेशन एंड यूएसए सब इंडिया के अगेंस्ट है डब्ल्यूटीओ में, कि आपकी जो सब्सिडी है। इसी के हिसाब से एक और सेक्टर है जहां पे इंडिया कहीं ना कहीं बैक स्टेप पे, फिशरी है ना, फिश को प्रोड्यूस करना कमर्शियली और फिर मार्केट में बेचना। अरे पहले में तो हमारी क्वालिटी जो है उस पर बड़ा पंगा पड़ता है। क्वालिटी मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का जो लेवल है यूसेज का, या जो केमिकल्स या फूड एडल्ट्रेशन जो है, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स के जो स्टैंडर्ड्स सेटअप किए गए हैं हम वो भी मीट नहीं कर पाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम में जाते हैं, और फिर हमारे ऑर्डर्स फॉरेन कंट्री में पहुंच के फिर वापस आते हैं। देखो एक कंट्री है, अभी इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई चल रही है ना, टर्की एक कंट्री है जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है, यानी थोड़ा सा मुस्लिम ओरिएंटेशन है उसके बीच में। तो उसमें क्या, इंडिया का एक बार कंसाइनमेंट गया था टर्की फूड ग्रेन से, है ना। तो इंडिया और पाकिस्तान की अच्छी नहीं बनती, बट पाकिस्तान टर्की का अच्छा अलाय है आपस में। तो इंडिया के जो फूड ग्रेन्स गए हैं टर्की, वहां से उन्होंने रिजेक्ट करके भेज दिए वापस कि भैया इसमें फर्टिलाइजर का लेवल ज्यादा है। सोचो कितना बड़ा इफेक्ट आता है मार्केट के अंदर। आपने गुड्स किसी के लिए पैक कर दिए, आपकी एक शोरूम है, मैं आपके शोरूम में आता हूँ, क्वालिटी देख के मैं आपको एक ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। ऑर्डर देने के बाद आपको मैं कहता हूँ कि आप मेरे गुड्स मेरे एरिया में पहुंचाएं, मैं पेमेंट कर दूंगा। अब मैं जो ऑर्डर देके आया हूँ, आप उसी हिसाब से ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो। ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद जब आप भेजते हो, मैं उसको अपने कंट्री में पहुंचने के बाद एक बार फिर से कस्टम में चेक करवाता हूँ, और मुझे वो क्वालिटी मैचिंग नहीं मिलती तो मैं वो सारा बाउंस मार देता हूँ। अब सोचो कितना बड़ा रिजेक्शन है ये, वर्ल्ड वाइड कितनी नेगेटिविटी होती है। हो सकता है ये स्ट्रैटेजिक एक तरीके का प्लान भी था कि वो इंडिया की क्रेडिबिलिटी खराब करनी है वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में। अगर इंडिया के प्रोडक्ट को रिफ्यूज करवाना है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करना पड़ेगा। आई डोंट नो, मैं तो खाली गैस वक्त पे काम कर रहा हूँ। उस सिचुएशन में जब भी ऐसा कभी होगा, बिजनेस हाउसेस को सोचो कितना बड़ा झटका लगता है। कोविड के टाइम पे हमारे इतने सारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ने बाउंस मारा है, उन्होंने पेमेंट्स नहीं किए। देखो सूरत है हमारा टेक्सटाइल हब, वहां पे बहुत सारा टेक्सटाइल का काम होता है। वहां से बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कि प्रोडक्शन करके बाहर भेजते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऐसी कंट्रीज में भेजते हैं। अब पीछे अफगानिस्तान में टेक ओवर हो गया, तालिबान ने टेक ओवर किया। जो पहले वाली गवर्नमेंट थी वो इंडिया के सपोर्टिव थी, प्रो इंडियन थी। अभी जो है वो एंटी इंडियन है, वो चाइनीज प्रो है। तो उसमें इंडिया के बहुत सारे बिजनेस हाउसेस का पैसा मर गया। क्यों? क्योंकि उनकी रीपेमेंट्स नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उस कंट्री में जो सारा सिस्टम था वो डिस्टेबलाइज हो गया। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, हमने पहले भी एक दिन बात की थी कि फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको आरबीआई की रिपोर्ट्स देखनी चाहिए, क्रेडिट रेटिंग देखनी चाहिए, स्टैंडर्ड एंड पुअर की रेटिंग रेट उन कंट्रीज को लेके क्या है। क्यों? क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि फ्यूचर में ये हम क्या रिकवरी ले पाएंगे या नहीं। अब अफगानिस्तान वाला जो बड़ा ड्रास्टिक और बड़ी फास्ट हुआ था, चलेगा, हम तो बिजनेस में नहीं है। ये बैंकर्स को पता चला, जिन लोगों ने पैसा और ये एक्सपोजर ले रखे थे इन टेक्सटाइल कंपनीज को सूरत में, वो सब बैंकरप्ट हुए। पहले कंपनीज बैंकरप्ट, बैंक्स बैंकरप्ट नहीं हुए, लेकिन वो पार्टीज, बिजनेस हाउसेस, वो सब बैंकरप्ट हो गए। और वो किसी के पास 500 करोड़ की लिमिट है, किसी के पास 1000 करोड़ की लिमिट है, उनके पास लोकल में कोई सिक्योरिटी नहीं है, उन्होंने सारा पैसा बिजनेस में लगाया, प्रोडक्शन की, और सामान बाहर भेज दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये सारा आपका जो बिजनेस है बड़ा वनरेबल है, बड़ा वॉलेटाइल सेटअप पे बैठा हुआ है। आपको अगर कोई सपोर्ट, बैंक आपको गारंटी कवर ना दे, आरबीआई आपको सपोर्ट ना करे फॉरेक्स के ऊपर, तो आप काम ही नहीं कर सकते। तो जैसे ये एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, ये जैसी एजेंसीज अगर मार्केट में आती है तो वो श्योरिटी देती है कि भाई परेशान होने की बात नहीं है, पैसा अगर आपने इन कंट्रीज को दिया तो हम रिकवर करवा के देंगे, हमारी अच्छी लाइसनिंग है वहां पे। बट अब जो तालिबान ने टेक ओवर किया, क्या लाइसनिंग है, उन्होंने तो अपने यहाँ पे जो उनका क्या बोलो कॉन्सुलेट ऑफिस जो खोल रखा था इंडिया में, वो भी बंद कर दिया। अब क्या रिकवरी लोगे? इंडिया ने कोविड के टाइम पे कितने फूड ग्रेन्स भेजे हैं, फूड ग्रेन्स भेजे हैं पाकिस्तान के रास्ते, ट्रक भर भर के गए हैं। उस टाइम पे तालिबान आ गई थी, उस चीज के लिए उन्होंने थैंक्स किया, लेकिन उनको अपने फेवर्स के लिए कुछ भी करना बहुत ईजी है। अब उन्होंने इमीडिएटली इंडिया का ये पूरा ऑफिस बंद कर दिया। देयर इज नो रीजन फॉर इट। जब ये हो रहा था और न्यूज में ये इन्फॉर्मेशन आई तो आई वाज लिटिल बिट सस्पिशियस कि ये क्यों कर रहा है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है हमारा, तो ऐसा कुछ उनके साथ है नहीं डिस्प्यूट,
बट इमीडिएटली नेक्स्ट डे कपल ऑफ डेज में मैसेज आया कि चाइना वहां पे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट का जो उनका प्रोजेक्ट है ना, सी पैक्ट, उस सी पैक्ट प्रोजेक्ट के अंदर वो अफगानिस्तान को भी कवर करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा और उसको बड़े बड़े लोन देगा। उस लोन के लिए फिर अफगानिस्तान को भैया पैसा मिल रहा है, बाद में क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, आज हमें पैसा मिल रहा है तो अफगानिस्तान को पैसा, अब वो अपनी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं, बाद में वो उस डेट ट्रैप में पड़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में डेट ट्रैप के ऊपर भी बात की कि चाइना ने बहुत सारी कंट्रीज में लोन देके उनको डेट के अंदर फंसा लिया है। आज की ये क्या है, ये सोच क्या है भैया, मुझे पता नहीं व्हाट इज माय फ्यूचर, उस फ्यूचर के लिए मैं क्यों कंसर्न हूं, लेट मी वर्क ऑन माय प्रेजेंट। आज ही मैं सारा लोन ले लेता हूं मार्केट से और यूज करता हूं, पूरी लाइफ लग्जरी वाली चलाता हूं, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता हूं, फॉरेन कंट्रीज के टेट मारता हूं, बाद में देखेंगे लोन की रीपेमेंट कैसे करनी है, होगी ठीक है, नहीं होगी तो उखाड़ ले जिसको जो करना है, मैं कौन सा पूरी लाइफ रहने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो सोच है ये मरवाती है कंट्रीज को। अब हमारी जैसी कंट्रीज जो बड़ी रिस्पॉन्सिबल है अपने बिहेवियर में, तो हम लोग अगर यहाँ से हमारे पार्टी बाहर से पैसा भी लेने जा रहे हैं ना, तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो अपने नेटवर्क ग्राउंड्स पे बाहर से बोरो करें, और जब वो रीपे नहीं कर पाएंगे तो आपको पता है इंडिया की गवर्नमेंट को इंटरवीन करके पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें हर जगह आपको यही समझ लग रही है, इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी ट्रेड का इशू है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब टर्म्स में कहीं ना कहीं आप तभी सस्टेन कर पाएंगे जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आ गई। ठीक है, सो एग्जिम बैंक है, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आरबीआई है, और इसमें आपके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये दो चलते हैं। कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म है, जैसे आपने कोई मशीनरी खरीद ली, वो मशीनरी की वर्थ है 5,000 करोड़, अरे ये मशीनरी अब अगले 50 साल यूज होने वाली है, तो इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एनहांसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कैपेसिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। करंट अकाउंट क्या है, वन फिस्कल ईयर में क्या कर रहा है, क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो यहाँ नहीं कहीं मेंशन हुआ है, एनआरआई की रेमिटेंसेज है। ट्रेड के अलावा फंड्स जो इनफ्लो हो रहे हैं, रेमिटेंसेज बाय फॉरेनर्स यानी इंडियन रेजिडेंट्स हु आर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, वो एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ये पीपीटी अगर आप सारी खंगालोगे तो यही सब चीजें निकलने वाली है। अब मैं तेजी से चलता हूँ, इन्हीं स्लाइड्स को घुमा देता हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर उन्होंने बात की है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर बात की है, 2-3 एमसीक्यू क्वेश्चंस डाल दिए। आप जब ये पढ़ोगे तो आपको चीजें थोड़ी सी समझ लगेगी, बट बहुत डेप्थ में नहीं जाए, क्योंकि आपका इतना पर्टिकुलर ये स्पेशलाइजेशन नहीं है कि आप ये सब ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर जा रहे हैं। रूल्स रेगुलेशंस बताया, न्यूज आर्टिकल बताया, कंपोनेंट्स में उन्होंने बताया। ठीक है, सो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो हमने थोड़ा सा बात कर लिया, रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर नहीं बात किया। रिजर्व अकाउंट क्या होता है, देखो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में आपको मेंबर बनना है तो आपको उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी। आप एक क्लब ज्वाइन करते हो तो क्लब की फीस होती है, वो फीस यहाँ पे क्या एसडीआर खरीदने पड़ते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स खरीदने पड़ते हैं। आप पेमेंट करो और राइट्स ले लो। यहाँ पे क्या है, यूएनओ में क्या है, 1 कंट्री 1 वोट, ठीक है ना, हर कंट्री को एक एक वोट है। बट यहाँ क्या है, आईएमएफ में क्या है, ऐसा नहीं है। आईएमएफ में जो जितनी मोटी पार्टी है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको उतनी मोटी वोटिंग राइट्स है। ठीक है, तो उसमें पेमेंट के हिसाब से आपको राइट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट फंसा के रखना पड़ता है, क्योंकि आप मेंबर हैं, आपको कहीं ना कहीं गोल्ड को रिजर्व में रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको अपनी कंसिडरेशन में रखनी पड़ेगी। फॉरेक्स में जो हम अमाउंट रख रहे हैं उसमें कुछ आईएमएफ के में भी पैसे रखा हुआ है। बाकी आपकी जो कंट्रीज ओवरसीज एमएनसीज है, इंडियन एमएनसीज है, बाहर काम कर रही है, तो वो जब अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ईयरली, तो उसमें उनकी जो करेंसी की डिफरेंट करेंसी वैल्यूएशंस होती हैं, उसको चेक करने के लिए, एरर्स को चेक करने के लिए आपको टेक केयर करना पड़ता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सेस है, ज्यादा है, वो सारी चीजें इन्होंने बताई है। डिसइक्विलिब्रियम के रीजंस क्या है, साइक्लिक फ्लक्चुएशन, यानी बिजनेस के अंदर आप देखोगे ना क्या रहता है, हर साल एक साइकिल सा चला रहता है। अरे ये जनवरी में बढ़ेगा, फिर दिसंबर में फिर बढ़ जाएगा, फिर जब जनवरी आएगी फिर बढ़ेगा, फिर दिसंबर तक ही आते आते नीचे चले जाएगा। ये साइकिल है, ठीक है, आपको साइक्लिक फ्लक्चुएशन देखने ही पड़ते हैं। एक्सपोर्ट्स मतलब कोविड के टाइम पे सारे एक्सपोर्ट हाउसेज बंद हो गए, किसी को चाहिए नहीं। हाँ, फार्मास्यूटिकल कुछ था तो जाता था, लेकिन उसके अलावा बाकी सब जो हैंडीक्राफ्ट का काम था या बाकी जो काम थे वो सब वेस्ट हुए। ठीक है, सो अभी 3 मिनट रह गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसकी वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम पुट अप होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से अभी कंजम्पशन बढ़ जाएगी ना, ज्यादा लोग ज्यादा खाएंगे। अभी हम लोग तो सेफ है कि हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अपना खाना खुद बना रहे हैं, व्हीट प्रोडक्शन हमारी बहुत बढ़ गई, व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ गई, तो सारे रेवोल्यूशन है हमारे यहाँ, तो हम बच गए। लेकिन जो कंट्रीज दूसरों पे डिपेंडेंट है उनका क्या होता होगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस, कंट्रीज की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तरफ, कहाँ सोशल की तरफ जो मूवमेंट प्रॉब्लम करते हैं, नेचुरल क्लैमिटीज ने सारा प्रोसेस डिस्टर्ब कर देना है। कैपिटल मूवमेंट, आपके पास पहले पैसा आ रहा था, मोदी गवर्नमेंट थी लेट से, लेकिन अब लेट से कांग्रेस गवर्नमेंट ने इलेक्शन जीत लिया है, जो पैसा आ रहा था वो भागेंगे, क्यों, क्योंकि अनस्टेबल हो गई गवर्नमेंट। तो मूवमेंट्स ऑफ कैपिटल भी ये रोल प्ले करती है। ये इक्विलिब्रियम क्या बैलेंस होता है, बट ये बैलेंस बिगड़ सकता है। इसके लिए ये सारे रीजंस उन्होंने दिए हैं और ये एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर और नहीं जा रहा हूँ, और अपन आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 2 मिनट रह गए, विल मीट यू टुमारो। आप समझ लगा कि नहीं कुछ, आज हमने रॉकेट चलाया है, आई नो। आप चैट के अंदर बताएं ये समझ लगा कि नहीं लगा। इसे